हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट हिंदी। दिस इज हरविंदर क्रोनी और आज हम फिर से एक बार शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं और कैसे हमें उन्हें हैंडल करना चाहिए। तो लेट्स हैव अ लुक कि आज हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 पे क्या गिवन है। सेंटेंस नंबर 1 अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है डोंट शो इट टू एनीवन अनलेस इट विल बी रेडी। अक्सर मेरी क्लासेस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मैं लेता हूं जो एग्जाम्स में रिपीटेडली जो पूछे जाते हैं, इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस बार बार रिपीट आते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा इन छोटी छोटी बातों का। आप यहां पर देख पा रहे हैं अनलेस गिवन है, तो आपको क्या याद रखना होगा कि अनलेस के बाद हम विल क्लॉज का यूज नहीं करते। तो अगर अनलेस के बाद हम विल क्लॉज का यूज नहीं करते हैं तो इट मीन्स यहां पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा एरर पार्ट है, ये गलत है। यहां पर हमें फ्यूचर ना रख के प्रेजेंट रखना चाहिए था। तो एक्चुअलिटी में ये सेंटेंस होना चाहिए था डोंट शो इट टू एनीवन अनलेस इट इज रेडी। अगर आपको मान लीजिए क्या आना चाहिए ये नहीं भी मालूम है तो इतना तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अनलेस के बाद हमें विल का यूज नहीं करना है। तो अगर विल दे रखा है तो समझ जाइएगा एकदम से कि इसमें एरर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में नजर आता है तो आप आसानी से डील कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है ही कुड नॉट गो टू ऑफिस। अब इस सेंटेंस को मैंने जानबूझ के ऐसा फ्रेम किया कि अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि सर सिंस, एज और बिकॉज में क्या डिफरेंस होना चाहिए। बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि माइल्ड, अगर कोई माइल्ड रीजन बताना है, हल्का फुल्का कारण, मान लीजिए हम कहते हैं वो ऑफिस नहीं गया क्योंकि बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, रेन हो रही थी। इट मीन्स उसका ऑफिस ना जाने का कारण कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था, हल्का फुल्का कारण था। अब मैं कहता हूं वो ऑफिस नहीं गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। अगर माइल्ड रीजन हो तो हमें माइल्ड रीजंस के लिए या सिंस यूज कर लेना चाहिए या एस का यूज कर लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा तो आपको बिकॉज का यूज करना चाहिए। और इसको मैं और आसान बनाने जा रहा हूं कि अगर आपको फिर भी डाउट हो जाए, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें माइल्ड रीजन दर्शाया गया है या स्ट्रॉन्ग रीजन बताया जा रहा है, तो ना समझ आ रहा हो तो आप बिकॉज का यूज कर देना, तब आपसे गलती होने की संभावना खत्म। क्योंकि बिकॉज का यूज जो है जो पर्टिकुलरली सभी सेंटेंसेस में मोर और लेस जो है वो ठीक साबित होगा। तो अच्छी चॉइस अगर तीनों में से कभी लेनी पड़ जाए तो आप बिकॉज को उठा लेना, उससे आपकी गलती नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3 की ओर। यहां पर आप देख सकते हैं शी कंटिन्यूड वर्किंग ऑल नाइट ऑल्दो बीइंग इल। बहुत ही आसानी से, अगर मान लीजिए इस सेंटेंस का आपको एबीसी नहीं पता है, इसका अर्थ नहीं मालूम, मान लीजिए इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा, तो भी आप आसानी से एरर निकाल सकते हैं। गलती होने की संभावना 0%। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑल्दो के साथ यहां पर बीइंग लिखा हुआ है। ऑल्दो शब्द के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ऑल्दो का प्रयोग इंग्लिश भाषा में कब करते हैं। तो याद रखिए ऑल्दो शब्द का प्रयोग जब हम करें तो ऑल्दो के साथ एक सब्जेक्ट भी चाहिए होता है और एक वर्ब भी चाहिए होती है। क्या यहां पर ऑल्दो के बाद कोई सब्जेक्ट या वर्ब गिवन है? ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। इतना देखते ही एकदम से आप समझ सकते हैं कि ये पार्ट हमारा गलत है। तो इस तरह से आपने देखा सी एरर हो गया। क्या याद रखना होगा? ऑल्दो के साथ ALTHOUGH, ऑल्दो के साथ क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ऑल्दो यहां पर मैं सब्जेक्ट लिख दिया ही, वर्ब लिख देता हूं इज। ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी। तो आपने नोटिस किया कि हमारा सेंटेंस बन गया क्योंकि ऑल्दो के साथ सब्जेक्ट भी गिवन है, वर्ब भी गिवन है। बात हो रही है एरर को फाइंड करने की। तो जैसे ही आपने देखा ऑल्दो के साथ यहां पर आईएनजी लगा हुआ है तो इट मींस यहां पर आपको एरर मिल गया, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस जहां ऑल्दो देखते हैं उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से डील कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर।
वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? वी आर वेटिंग बाय द टाइम, यानी कि मीन वाइल, जब आप जिस दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम, जिस दौरान आप वेट कर रहे हैं कि आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो ड्यूरिंग द टाइम के लिए हमारे पास यहां पर देखिए कौन सी ऑप्शन गिवन है। तो यहां पर वाइल्स्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। याद रखिए वाइल्स्ट एक फॉर्मल शब्द होता है जिसका अर्थ होता है WHILE, वाइल, ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, के दौरान। तो जब आपको वाइल शब्द के लिए वाइल्स्ट वर्ड का एग्जाम में दे दिया जाए तो समझ आना इसका अर्थ वाइल होता है, और यहां पर यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स हमें ज्यादातर जो है फॉर्मल इंग्लिश में देखने को नहीं मिलते हैं, या आमतौर पर जब हम कोई किसी तरह का पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स में स्टोरीज पढ़ते हैं, तो ज्यादातर ये ऐसे वर्ड्स नजर नहीं आते हैं। बहुत ही ज्यादा फॉर्मल इंग्लिश में इनका प्रयोग किया जाता है, इस वजह से बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है। अब आपको इसका मीनिंग पता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। ही बिहेव्स एज इफ ही वर सलमान खान, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सलमान खान हो, पर है नहीं। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक इमेजिनरी सेंटेंस है। तो जब आप इमेजिनरी सेंटेंस का यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, चाहे वहां पर आई हो, ही हो, शी हो, क्योंकि ये रियल नहीं है, अनरियल सेंटेंस है। तो याद रखना है अनरियल के लिए चाहे आई, ही, शी जो भी दे रखे आपको वर का ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से बेस्ट ऑप्शन हमारे को क्या मिल गई? बी। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप का सेंटेंस भी आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहां पर आपको एक मीनिंग बताना है इस ईडियम का, एट स्नेल्स पेस। एट स्नेल्स पेस का मीनिंग क्या हो गया? मीन्स जब हम कहते हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो यहां पर देखिए धीरे धीरे के लिए हमारे पास कौन सा शब्द दिया हुआ है? वेरी स्लोली गिवन है। तो ईडियम को याद रखिए, एट स्नेल्स पेस का मीनिंग होता है, ठीक है, बहुत धीमी गति से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। टू क्लिप वन्स विंग्स, किसी के पर काट देना। जैसे हम लोकल भाषा में यूज करते ना, भाई बहुत ऊंचा उड़ रहा है, इसके पर काटने पड़ेंगे, यानी आप उस व्यक्ति को क्या करने वाले हैं? उसकी पावर्स से आप उसको वंचित करने वाले हैं, ठीक है, ताकि वो ऊंची उड़ान ना भर पाए। यानी आप उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? उसके विंग्स को काटने जा रहे हैं। टू क्लिप वन्स विंग्स का मतलब हो गया टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, किसी को उसकी शक्तियों से, ठीक है, वंचित कर देना, छीन लेना। तो ये हमारा सी ऑप्शन है। सभी इडियम्स को इंटरेस्ट लेकर पढ़ा कीजिए। अगर कोई इडियम का मीनिंग आपको फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए, उसमें सेंटेंसेस देखिए कि किस तरह से एक पर्टिकुलर इडियम का यूज सेंटेंसेस में किया जा रहा है। जब आप सेंटेंसेस को पढ़ते हैं या अपना कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि यस, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में सामर्थ हैं, और आगे चलकर आप इनका जब प्रयोग देखेंगे एग्जाम में तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं नंबर 8 की ओर। नंबर 8 पे है हमारे पास फाइंड आउट एरर। एक बार फिर से हमें एरर फाइंड आउट करना है। आई होप टू गो टू शॉपिंग। यहां देखिए आई होप टू गो, मैं उम्मीद करता हूं मैं जाऊंगा, किस लिए? ठीक है, तो याद रखिए जब हम गो प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करते हैं तो वहां पर हमें फॉर या टू इत्यादि का यूज करने की जरूरत नहीं है। टू गो शॉपिंग, शॉपिंग करने के लिए जाना। टू गो स्विमिंग, स्विमिंग करने के लिए जाना। टू गो स्कीइंग, स्कीइंग करने के लिए जाना। टू गो स्केटिंग, स्केटिंग करने के लिए जाना। टू गो शॉपिंग, शॉपिंग करने जाना। तो आपने देखा यहां पर गो के साथ हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए आप टू गो के बाद टू शॉपिंग लिखा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये एरर हो गया। यहां पर होना चाहिए था आई होप टू गो शॉपिंग। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्रेशन याद रहेंगे, गो शॉपिंग, ओके, गो स्विमिंग, गो स्केटिंग और गो एक्सरसाइजिंग। तो इस टाइप से आप जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर आपको एक समान अर्थ वाला शब्द ढूंढना है कि अलर्ट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। अलर्ट के लिए बहुत ही क्लियर वर्ड दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर जो अलर्ट होता है तो बड़ा ही क्या होता है? वॉचफुल होता है, बड़े ध्यान से चीजों को देख रहा होता है। तो यहां पर आपने देखा वॉचफुल वर्ड हमें
गिवन है। तो इस तरह से ये आपका आंसर बन गया। आगे देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 वाले में आप देखिए हमारे पास क्या है, एक पैसेज गिवन है जहां पर हमें जो नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 यहां पर हमें क्या करना है, गैप्स को फिल करना है। गैप्स को फिल करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक जर्नल आइडिया लीजिए कि ये पैसेज किस बारे में है। जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक आदमी की पहली ड्यूटी होनी चाहिए कि उसको अपने कार्य के बारे में पता होना चाहिए और उसे एक्ट करना चाहिए। कैसा एक्ट करना चाहिए, फेथफुली, ठीक है, बड़े ही जिसे कहते हैं विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए अपने स्फीयर में। स्फीयर मींस यानी जिस एक्टिविटी को, जिस कार्य को वो करता है। यहां पर लिखा है मैनी अ गुड इंटेंशनड पर्सन। ऐसे दुनिया में बड़े सारे जो लोग होते हैं अननोइंगली वेस्ट मच ऑफ टाइम। ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, जबकि उनकी इंटेंशन होती है, अच्छी इंटेंशन होती है, लेकिन वो अपना समय भी व्यर्थ गवाते हैं, अपनी एनर्जी को भी गवाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पैसिव सिंपैथी को यानी कि देना चाह रहे हैं, जिस ऐसी सहानुभूति को देना चाह रहे हैं जिसमें उनका बस नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते हैं पर फिर भी करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी आप किसी का अच्छा करना चाह रहे हैं पर आपके सामर्थ्य नहीं है, राइट, आपके पावर्स में वो चीजें नहीं है और फिर भी आप उनके बारे में अच्छा करने की सोच रहे हैं। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपने टाइम और अपनी एनर्जी को व्यर्थ में गवा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो एक बार ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें नंबर 10 के लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। यहां लिखा हुआ है ऑनेस्टली, स्मार्टली, सस्पिशियसली एंड एक्टिवली। आपने देखा वहां पर फेथफुली लिखा हुआ है, आप ही देखिए ना, फेथफुली एंड यानी यहां पर हमारे पास एक अच्छा वर्ड नजर आ रहा है, ऑनेस्टली। वापिस आके उस लाइन को फिर से देख लेते हैं। अ मैन्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू नो हिज बिजनेस एंड एक्ट। अभी हमने लिया ऑनेस्टली एंड फेथफुली, ऑनेस्टली एंड फेथफुली इन हिज ओन स्फीयर। Many a good intentioned person unknowingly waste much of his time, energy। एनर्जी के बाद देखिए, ठीक है, कैसे आगे देखना, सेंसिबिलिटी। यहां पर वर्ड देखते हैं क्या दिखाया जा रहा है, किस चीज को वेस्ट किया जा रहा है, इमोशनल। ठीक है, यहां पर प्रैक्टिकल नहीं है, सेंसलेस नहीं है, इरिजिस्टिबल नहीं है। एक ही वर्ड है जो क्लियर कट हमें नजर आ रहा है, जो नजदीक है उस सेंस को पूरा करने के लिए, उस वाक्य के अर्थ को बनाने के लिए इमोशनल इज द राइट वर्ड। वापिस आकर देखते हैं इस सेंटेंस को फिर से। सेंसिबिलिटी इन आइडियोलॉजिकल एंड पैसिव सिंपैथी। तो इस सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं कि लोग जो हैं समय को गवाते हैं, ठीक है, एनर्जी को गवाते हैं, एंड इमोशनल सेंसिबिलिटी, ठीक है, जो इंसान की इमोशनल सेंसिबिलिटी होती है उसको व्यर्थ में गवा देते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारे को दिया गया है सिंपैथी फॉर मैनी सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन, मैनी सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन। आगे देखते हैं हमारे पास 12 नंबर में क्या है, मैनी सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन। यहां पर बताया जा रहा है कि ह्यूमन डीड्स या ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स। बताइए बात किसके बारे में हो रही है, इंसान की सफरिंग्स के बारे में बात हो रही है, इंसान के दुखों के बारे में बात हो रही है। तो सफरिंग्स इज द राइट वर्ड, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें पहले पैसेज पे जाना पड़ेगा। पैसेज को एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर आपके पास आगे वाला जो ब्लैंक आ रहा है 13 नंबर, उसको देखते हैं। दिस काइंड ऑफ सिंपैथी, इस प्रकार की जो सहानुभूति होती है, इज नॉट ओनली यूजलेस, ये सिर्फ यूजलेस ही नहीं होती, बट ये सिर्फ व्यर्थ, बेकार ही नहीं होती, और साथ में क्या होती है, यूजलेस। और आगे देखिए साथ में क्या हमारे पास अच्छी ऑप्शन हो सकती है, नंबर 13। नंबर 13 पे अनइमेजिनरी है, अनप्रोडक्टिव है, थॉटफुल है। तो यहां पर आपने देखा थॉटलेस इज द राइट आंसर। वापिस आकर एक बार फिर से देख लीजिए पैराग्राफ को, ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत या कठिनाई ना हो। सिंपैथी इज नॉट ओनली यूजलेस बट थॉटलेस, ये बेकार ही नहीं, थॉटलेस भी है।
एंड मीनिंगलेस भी है, थॉटलेस भी है, ठीक है, यूजलेस भी है एंड मीनिंगलेस भी है। आगे देखिए, हैप्चुअल इंडल्जेंस इन दिस काइंड ऑफ सिंपैथी, इस प्रकार की सहानुभूति में बार बार जाना, जहां पर आप कुछ कर नहीं पा रहे फिर भी सहानुभूति रखना चाह रहे हैं। अगर आप बार बार इस तरह की सिंपैथी में जाते हैं तो राइटर के अनुसार, इस राइटर के अनुसार ऐसे कार्य को हम स्टूपिड कहते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसी सिंपैथी जो है कवर्डली होती है और साथ में इसको हम स्टूपिड की सेंस में यूज कर रहे हैं। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस में है यस, यस हमारे पास इम्बिसिल वर्ड दे रखा है। इम्बिसिल मींस होता है स्टूपिड, ये व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है और एक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं इट इज इम्बिसिल टू डू दिस थिंग, इट इज इम्बिसिल टू डू दिस थिंग, ये कार्य करना मूर्खता है, तो हमने किसी कार्य के लिए लगा दिया। ही इज एन इम्बिसिल मैन, तो कैसा व्यक्ति है, ही इज अ स्टूपिड मैन। तो आपने देखा इम्बिसिल जो है किसी एक्शन, किसी गतिविधि के लिए यूज किया जा सकता है और किसी व्यक्ति के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर था। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 15 की ओर। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है कि कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करें या जिन स्पेलिंग्स पे खुद को आपको लगता है कि ये मेरे स्पेलिंग्स गलत होते हैं, उनको लिख कर देखिए। जब आप एक दो बार अपने हाथ से शब्द को लिखना शुरू कर देते हैं तो वो स्पेलिंग दोबारा से गलत नहीं होता है, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस माइंड के अंदर वो शब्द जो है बिल्कुल ठीक ढंग से आपसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शंस में हम देख पा रहे हैं OCCUR अक्कर होता है, अक्कर के साथ ENCE अक्रेंस। सो ए इज द राइट आंसर, ध्यान से कीजिएगा बच्चे, राइट। आगे देखिए, अब हमें बताना है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। वन हु इज स्किलफुल, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाला एक शब्द बताना है हमें। वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है, ठीक है, जिसके अंदर किसी कार्य को करने की, ठीक है, निपुणता होती है, दक्ष है वो किसी चीज को, कार्य को करने में, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 की ओर। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो व्यक्ति कानून से भाग जाता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में हम जैसे कहते हैं भगोड़ा, ठीक है, वो भागा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा मुजरिम जो कानून से बच के भाग रहा है। तो ऐसे भगोड़े व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, फ्यूजिटिव कहते हैं, राइट, FUGITIVE। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में इसके फिर से रिपीट होने के चांसेस पूरे पूरे होंगे। नेक्स्ट नंबर 18 पे, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहां पर आपको एक बार फिर से एरर फाइंडिंग का सेंटेंस गिवन है। वी हैव टू चेक द रिकॉर्ड्स टू फाइंड आउट हाउ मच चेक्स हैव बीन। कितना ही आसान सा क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है चेक्स, यानी हम चेक्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर आप किसी को 2 चेक्स दे रहे हैं या 5 चेक्स दे रहे हैं या 10 चेक्स दे रहे हैं तो नेचुरली वो काउंटेबल है। तो जिन चीजों को हम काउंट कर लेते हैं तो काउंट किया जा सकता है, उनके लिए हम मच का नहीं मैनी का इस्तेमाल करते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ हमें मैनी का यूज करना चाहिए सामान्य परिस्थितियों में, और मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो यहां पर काउंटेबल है, इस वजह से यहां मच नहीं मैनी होना चाहिए था। तो ए इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं जब काउंटेबल होगा तो आप मैनी लगाएंगे, अनकाउंटेबल होगा तो मच लगाएंगे, ये पॉइंट भी आपके माइंड में रहेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 19 की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इस बार फिर से एक यहां पर इडियम दे रखी है, कौन सी है, एट डैगर ड्रॉन। जब कोई व्यक्ति एट डैगर ड्रॉन का इस्तेमाल कर रहा है तो मीन्स वहां पर शत्रुता, ठीक है, एनिमिटी बनी हुई है। तो यहां देखिए क्या है, बीइंग हॉस्टाइल, यानी आप जो है किसी से अगर शत्रुता का भाव रख रहे हैं या 2 पार्टनर्स हैं उनकी आपस में आज झगड़ा हो गया तो दे आर एट डैगर ड्रॉन, मींस उनकी आपस में क्या है, हॉस्टिलिटी शुरू हो चुकी है, उनकी दुश्मनी शुरू हो चुकी है। तो बीइंग हॉस्टाइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
आगे देखते हैं नंबर 20 की ओर एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक के अंदर हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं, उनमें से एक फिल करना है। व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच, जिस दौरान हम बीच पे घूम रहे थे तो हमने सी शेल्स को क्या किया, इकट्ठा किया, ठीक है, कलेक्ट किया। तो कलेक्टेड इज द राइट ऑप्शन, जो कि मुश्किल नहीं था। मेरे को लगता है ऐसे सेंटेंसेस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एनीवे, आगे देखते हैं, हमारे पास है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वंस अगेन, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाला एक शब्द। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता है, ठीक है, जिसे बहुत ज्यादा खाने की लत होती है, ऐसे व्यक्ति को हम ग्लटन कहते हैं, ठीक है। ग्लटन इज द राइट वर्ड, GLUTTON, वो व्यक्ति जो बहुत एक्सेसिवली खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास, यहां पर आपको बताना है, एरर फाइंडिंग करनी है। मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। मिसेस पूजा जो हैं वो बिजी हैं इस समय। आगे व्यक्ति, वो जिस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि मिसेस पूजा इस समय बिजी है, आगे वाला व्यक्ति क्या कहता है, ऑलराइट विल बी वेटिंग। यहां पर विल बी वेटिंग लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए आई विल बी वेटिंग। आई विल बी वेटिंग, यहां आई मिसिंग है, आई विल बी वेटिंग, जबकि यहां पर आई विल बी वेटिंग लिखा हुआ है, वहां पर आई जो है टाइपिंग से छूट गया। एनीवे, आई विल बी वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूंगा। वो कह रहे हैं कि मिसेस पूजा बिजी हैं इस समय, तो आगे व्यक्ति क्या कहेगा, ऑलराइट आई विल वेट, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, आई एम वेटिंग, या आई विल वेट, या मैं वेट करूंगा। तो यहां पर विल भी नहीं होना चाहिए, या तो होना चाहिए आई विल वेट, या होना चाहिए आई एम, ऑलराइट आई एम वेटिंग, ऑलराइट आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, या आई विल वेट। तो यहां पर आपने देखा बी ऑप्शन जो है वो गलत है, इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं नंबर 23 की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इस वाक्य में जो अंडरलाइंड है, इसकी जगह इन चारों में से क्या लगाना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, रन इनटू, रन अपार्ट, रन आउट, या रन अप टू। पहले सेंटेंस पढ़िए ताकि आसानी से समझ पाए आप। द लीज ऑफ आवर हाउस, जैसे कि कई लोग जो होते हैं लीज पे, ठीक है, घर ले लेते हैं या किसी शॉप को लीज पे ले लेते हैं, एक लंबे समय के लिए पैसा देकर, ठीक है, उस जगह का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है लीज ऑफ आवर हाउस जो है वो क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। लीज का जो एक पीरियड होता है, ठीक है, एक जो ड्यूरेशन होती है, जो एक समय काल होता है, वो समय खत्म होने वाला है। तो खत्म होने के लिए क्या शब्द होता है, रन आउट। खत्म होने के लिए क्या यूज करते हैं, रन आउट। जैसे कोई व्यक्ति कहता है वेल आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, मेरे पास पेट्रोल खत्म हो गया है। आई हैव रन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसा खत्म हो गया है, राइट। आई हैव रन आउट ऑफ रिसोर्सेस, मेरे रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं। तो इस तरह से रन आउट मीन्स खत्म हो जाना की सेंस में यूज करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, सिलेक्ट द इडियम दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। कौन सी इडियम यहां पर करेक्ट बनेगी। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये एक अच्छी और इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बट आई स्टेड, ठीक है, cool as ice because I knew our product was the best। मीटिंग जो थी बहुत जरूरी थी, उसमें बड़े बड़े लोग थे, लेकिन मैं नर्वस नहीं था, मैं शांत था। कैसे शांत था, क्या मैं एक केक की तरह शांत था, एक कैरेट की तरह शांत था, एक कैबेज की तरह शांत था। तो आपको ईडियम पता होनी चाहिए कि ईडियम क्या होती है। तो उसको हम ईडियम को कहते हैं कूल एज कुकम्बर, कूल एज कुकम्बर, राइट। क्योंकि माना जाता है ना, कुकम्बर जो हम लोग जैसे खाना खाते वक्त खीरे का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो है खीरा जो है कुकम्बर को काट के उसके पीसेस को आंखों पे लगा लेते हैं, आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए, राइट। तो इसी से ही आप आइडिया लगा लीजिए कि इस ठंडे को दर्शाने के लिए कुकम्बर वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से आपसे गलती होने की संभावना नहीं होगी। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो एक बार फिर से इडियम है आपके पास, टू गिव समवन
टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यहां पर ए वर्ड नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये एरर फाइंडिंग का सेंटेंस नहीं है, जो कि अननेसेसरली हमने यहां पर ए का प्रयोग कर रखा है। एनीवे, अगर हम कहते हैं टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, तो इसका अर्थ हो गया कि यहां पर हम कह रहे हैं कि किसी को इग्नोर करना, टू इग्नोर समवन, टू इग्नोर समवन। तो आप लोगों ने देखा आज की क्लास में हमने फिर से 25 सेंटेंसेस को लिया, एक पूरे पेपर को आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसी तरह से आप लगातार अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं तो ये श्योरिटी है कि आने वाले एग्जाम्स में इसी टाइप के आपको सेंटेंसेस, इसी प्रकार के आपको क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी प्रकार की आपको इडियम्स, इसी प्रकार के आपको जो एरर फाइंडिंग के सेंटेंसेस हैं एंड सो ऑन, इस प्रकार की सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली नजर आएंगी। और आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, हमारे क्लासेस को लगातार अटेंड करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सेशंस को लाइक कीजिए ताकि औरों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुश रहें, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।